हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम उपस्थित हैं नीतू की पाठशाला, एक ऐसी पाठशाला जहां से बच्चों को न सिर्फ संस्कार और शिक्षा दी जाती है बल्कि उनको जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। उसकी संचालिका या शिक्षक कहें या इस पूरे प्रांगण की जो रखवाली करती हैं ऐसी नीतू, जिनके नाम से ये नीतू की पाठशाला इस क्षेत्र में फेमस है। आज हम उनसे बात करेंगे इस परिसर के बारे में, बच्चों को दिया जाने वाला ज्ञान और अन्य कई विषयों को लेकर के हम उनके बीच हैं। नीतू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेलखंड ट्रिपल्स पर। जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, चूँकि आप इस क्षेत्र की भी नहीं है, बुंदेलखंड से नहीं है, मूलतः हरियाणा से है जी, तो कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ और आकर के आपने बच्चों के बीच ये काम करने का संकल्प लिया? सर, मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो चुकी है और ये मेरे ससुर जी की देन है मेरे लिए। तो मैं उनकी जो धरोहर है उसको ख़राब नहीं करना चाहती थी और यहाँ के बच्चों को सच में शिक्षा की ज़रूरत है। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे लगा कि इन बच्चों को पढ़ाना सही होगा और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इनको कलाकृति से भी जोड़े रखे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो साइंस से भी रिलेटेड हों और वो इनको आगे ले जाएं। तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है। और अब आप इसको चाहे ये समझे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने यही जगह क्यों चुनी, सर शायद मेरी किस्मत रही होगी, या कुछ ये भी लगा लीजिए आप कि हरियाणा और यहाँ के जो लोग हैं लोग सभी जगह एक जैसे हैं। यहाँ के लोगों को सर एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है और पढ़ाई के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे आज भी बहुत पिछड़ा वर्ग है। तो उनके साथ काम करने की मेरे को एक उम्मीद लगी कि यहाँ पे काम करा जा सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा परिसर है, आपने तालाब भी बना रखा है, कुछ हट्स भी बना रखे हैं, तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी जैसे ये आपका ट्री हाउस जैसा लग रहा है देखने में। जी, ट्री हाउस है सर। तो काफ़ी कुछ आपने जो बनाए हुए हैं, तो इन सब को लेकर के भी आप क्या सोचती है, खासतौर से क्या ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आपको विकास करना चाहती हैं यहाँ पे? जी सर, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे इसीलिए आए थे कि पर्यटन नगरी है खजुराहो, तो यहाँ पे कुछ करेंगे। और सर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बिजनेसमैन लोग जो करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़ी इमारतें बना दी और वहाँ के लोगों से आप कनेक्ट नहीं हैं। हमारा बनाने का इसका सिर्फ एक मतलब था कि जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आएँ तो वो ये फील करें कि वो किसी टूरिस्ट जगह में नहीं गए, वो एक घर में ही हैं। तो हम लोग उन्हें घर का खाना देते हैं, लकड़ी की और मिट्टी की हमने ये कॉटेज बनाई हुई हैं। सारी कॉटेजेस में आप देख सकते हो कि बिल्कुल अच्छा स्पेस है, हर कोई अपना प्राइवेट फील करे और बिल्कुल ऐसा लगे कि वो ग्रीनरी में जंगल में आए, जो कि यहाँ की बेसिक थीम है। तो ये हमने डिसाइड किया था कि इससे एक तो हो सकता है हम कमाई भी करेंगे, दूसरा हो सकता है हम लोगों को शिक्षित भी करेंगे और तीसरा जो पर्यटन नगरी में जो लोग आते हैं उनका भी अच्छा एक्सपोजर हो पाएगा। अभी आपने एक प्लास्टिक को लेकर के अभियान चलाया हुआ है कि इसको बैन किया जाए, हटाया जाए, और आपने खुद स्वयं से कुछ प्रोजेक्ट चालू किया है, उसके बारे में बताएं। जी सर, एक्चुअली में ना हम सब प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। आप बाज़ार जाएंगे, छोटे छोटे बाज़ार लगते हैं गांव में, तो हर कोई अपनी सुविधा के लिए वो जो पॉलीथीन होती है उसमें सब्जियां पैक करके दे देते हैं। और ये गांव के लोग हैं, इनको आप जिस तरीके से जो रास्ता दिखाएंगे वो इनके लिए आरामदायक रास्ता बन जाएगा। तो जो आदमी हैं, औरतें हैं, उनको आप जब समझाओगे तो एक बड़ी डील हो जाएगी। तो जो बच्चे हैं अभी, क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी है, आप उनको जिस दिशा में ढालोगे वो उसी दिशा में ढलते चले जाएंगे। और प्लास्टिक को बैन करने का सर मेरा मतलब है, पूरी दुनिया में देखिए प्लास्टिक के खिलाफ कितना चल रहा है, लोग इतने कदम उठा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर सकती। तो जो लोग हम कपड़े पहनते हैं हम इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो मैंने ये एक मुहिम चलाई है। मेरे जो बच्चे, जो लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, कि इनकेस जब उनके पास फ्यूचर में जॉब ना भी हो, जब वो अपना परिवार चलाएंगे, कम से कम उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उनका आधार है, वो तो अच्छा रहे।
वो तो प्लास्टिक का ना रहे, क्योंकि प्लास्टिक लेने के बाद सर यहाँ पे कहीं अच्छे से उसको डिस्पोज नहीं किया जाता है, डिस्पोजेबल कोई मशीनें नहीं है, या सरकार की तरफ से कोई ऐसे नगर निगम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही जो पूरा कचरा इकट्ठा करके गाँव का लेके जाएंगी। तो ये लोग जहाँ चाहें वहाँ फेंक देते हैं। और लोग इतने आते हैं इंडिया को देखने के लिए, खजुराहो को देखने के इतने टूरिज्म आते हैं, वो क्या देखेंगे कि सब जगह छोटे छोटे गाँव में भी प्लास्टिक फैला हुआ है, क्योंकि गाँव देखने आते हैं लोग। तो सर मैंने ये सोचा है कि हम एक बैग बनाएंगे कपड़े का, जो कि रिसाइकिल किया जा सकता है, और जो हमारे कपड़े फटे पुराने कपड़े होते हैं हम उनसे वो बैग बनाएंगे, क्योंकि हमें तो बेसिकली चाहिए कि हम अपना सामान बाजार से घर तक किसी चीज़ में ढो के ला सकें। तो वो सिर्फ ढोने वाली जो चीज़ है वो प्लास्टिक की क्यों हो, कोई कपड़ा क्यों ना, खाद बन सकता है। तो ये मेरी वो है। बच्चों को जो आप यहाँ पर शिक्षा देती हैं तो क्या हिंदी अंग्रेजी दोनों की, या क्या और क्या उसके अलावा बच्चों को आप सर मैं बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे लगा था कि इन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है। इंग्लिश की तो ज़रूरत है, लेकिन सर इनको हिंदी की भी उतनी ही ज़रूरत है। इनकी किताबें, इनकी कॉपियाँ, इनको कोई ज्ञान नहीं है। 8वीं 10वीं के छात्र हैं, वो अच्छे से एक पूरा निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो इनका तो शिक्षा का स्तर सर बहुत ही नीचे है। इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, सामाजिक चीज़ें पढ़ाती हूँ, जो सामाजिक ज्ञान होता है वो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा खेल कूद भी करते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें बनाना, मोमबत्ती, अब दिवाली आई है तो हमने अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें मंगाई हैं, मोमबत्ती भी बनाएंगे, ताकि ये स्किल्स भी सीख सकें। हम पढ़ाई को सिर्फ किताबों के ज्ञान से ही तोलते हैं, जबकि ज्ञान होता है सर्व ज्ञान, जो कि आप हर क्षेत्र में जब भी जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये हमें किस चीज़ को हमें बता रहे हैं। उनको वो सारा ज्ञान होना चाहिए। मैंने जैविक खाद के बारे में बताती हूँ, इन्हें पराबैंगनी किरणों के बारे में बताती हूँ, सूर्य के बारे में बताती हूँ, हमें अपने आप को कहाँ बचाव करना है, लड़कियों को गुड टच, बैड टच, तो ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। जी बहुत अच्छी बात है आप, लेकिन इतना सब कुछ मैनेज जो कर रही हैं जी, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने को लेकर के हो या उनके ऊपर जो खर्च होता है वो सब को लेकर के, तो क्या आपका कोई एनजीओ है या आप स्वयं के मत से सब करती हैं? सर जब हम एनजीओ का नाम लेते हैं या किसी संस्था का नाम लेते हैं तो वो थोड़ा कमर्शियल साउंड करता है। तो जब अगर आपको कुछ भी, आपका चाहे उद्देश्य कुछ भी हो और आप काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ है। मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को कुछ करना है, तो मेरे को किसकी ज़रूरत है? मेरे अंदर तो सब कुछ है, मेरे अंदर तो स्किल्स हैं। अगर मैं थोड़ी भी पढ़ी हुई हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ, पर अगर मेरा ज्ञान इतना है कि वो छोटे बच्चों को भी पढ़ा दे तो मैं उनकी नींव तैयार कर सकती हूँ। तो ये सर मैं कर रही हूँ कि छोटे से थोड़े बड़े होंगे, ये अभी पौधे हैं, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और मुझे नहीं लगता सर कि एनजीओ या कोई फर्म बना के ही आप दूसरों से लेके ही इसको करोगे। मैं अपने लिए अगर 1000 रुपये की साड़ी भी लेती तो वो 1000 रुपये की साड़ी मेरे को क्या, हर महीने मेरे को साड़ी नहीं चाहिए। हर महीने मेरे को जीन्स पहनती हूँ सर, एक ले ली 2 साल चल जाएगी, टी शर्ट ले ली 1 साल तो ये भी चल जाएगी। तो वो पैसे जो मैं बचा सकती हूँ वो मैं इन पे लगा देती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही सर कि मैं बहुत बड़ी करोड़पति हूँ, मैं छोटे छोटे काम कर रही हूँ जो बिजनेस भी दें, लोगों को आइडियाज़ भी दें, लोगों को इंस्पायर भी करें इन अ वे, और वो ऑर्गेनिक तरीका भी हो। और हम इस धरती पे रह रहे हैं सर, हम इसको कैसे गंदा कर सकते हैं? हमने अपनी ज़मीन पे 15,000 के आसपास यूकेलिप्टस पेड़ लगाए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बंजर ज़मीन थी, और बंजर ज़मीन ऐसी थी कि वो पथरीली ज़मीन है और वहाँ पे अच्छी खेती नहीं कर सकते। यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो कहीं पे भी पनप जाता है, उसको थोड़ी धूप और थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। तो पानी, बारिश होती है जिस मौसम में, उसमें उसको मिल जाता है, वो सालों साल खड़े रहते हैं, काट लेते हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। और वो हाई ब्रीड है तो हर 3 साल में 4 साल में अपने आप पनप जाते हैं। तो सर हम वापस कर रहे हैं प्रकृति को, इससे लेके इसे वापस कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं आज कर रही हूँ वो मेरा बेटा सीखेगा और वो वही आगे करेगा। तो खासतौर से एनजीओ, लास्ट सवाल है मेरा जी जी, कि जिस तरीके से एनजीओ काफ़ी काम कर रहे हैं, हमारे आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं जी, तो उनको आप अपने हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो कौन हूँ किसी को एडवाइस देने वाली, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, कईयों का उद्देश्य ही होता है कि आप एनजीओ बना लीजिए, आप कोई फर्म तैयार कर लीजिए, इसमें आपको एड मिल जाएगी। लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इतने इतने बच्चे हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। पर मेरा उनसे भी ये सवाल है कि क्या सच में आप इंसानियत के नाते कोई काम कर रहे हो? एक कबीरा फाउंडेशन है, उन लोगों से मैं मिली, वो लोग थोड़ा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में पढ़ाई का, क्योंकि मैं उनको क्या दे सकती हूँ सर?
मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे खुद 80-90 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि हर सैटरडे संडे मैं वहाँ जाके उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो छोटे बच्चे, उनको ज़रूरत है। और ऐसे कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग एनजीओ के नाम पे, पर आई एम नॉट श्योर कि वो कितना काम कर रहे हैं, पर उनको काम करना चाहिए सर, इंसानियत के नाते। ये पढ़ाएंगे, ये खुद सोच रहे हैं कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं और एड के नाम पे कर रहे हैं। जब ये पढ़ाएंगे तो इनको लोग अपने आप आके एड भी देंगे और ये बच्चे बढ़ेंगे, इनकी दुआएं इनको आगे बढ़ाएंगी। तो ये थी हमारे बीच नीतू की पाठशाला से नीतू, जो निश्चित रूप से शासन भले ही स्किल इंडिया के लिए काम कर रही हो, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही हो, पर वास्तव में जो धरातल में काम करने का जो तरीका है हमें इनसे सीखना चाहिए। और इनके द्वारा कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो पर्यटन को लेकर के हो, चाहे स्किल को लेकर के हो, चाहे बच्चों में संस्कार, संस्कृति और शिक्षा के साथ जो इनका एक अपना अभियान है। निश्चित रूप से ऐसे जो एनजीओ हैं जो धरातल पर नहीं काम कर रहे हैं, उनके कार्यों को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। आज हम एक अलग तरीके से, एक अलग विषय को लेकर के हम नीतू की पाठशाला में थे। मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, नीतू की पाठशाला से। धन्यवाद।